नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी के साथ, जिसमें हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम खबरें। और इन तमाम क्षेत्रों की खबरों में कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में, आइए डालते हैं नजर कि देश डायरी के पन्नों में क्या है आज खास। देश डायरी के पन्नों में आज है रेगिस्तानी राज्य में होने वाली जैतून की खेती। सोनामुखी क्या है और इसकी खेती कहाँ की जा रही है। दिल्ली और केरल के बाद वो कौन सा राज्य है जो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया है। देश में तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में इजराइल के सहयोग से स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाने वाली जैतून की खेती शुरू हो गई है। राजस्थान में इजराइल के सहयोग से जैतून की खेती शुरू की गई है। साल 2008 से इजराइल के सक्रिय सहयोग से राजस्थान में जैतून के 1,12,000 पौधे आयात किए गए थे। इजराइल की जलवायु तथा मिट्टी लगभग राजस्थान के समान ही है, जिसके कारण इसकी खेती को बढ़ावा मिल रहा है। शुरुआत में साल 2008 और 10 में राज्य के विभिन्न भागों में कुल 182 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर जैतून के 7 कृषि क्षेत्र तैयार किए गए थे। साल 2015 से मार्च 2016 तक जैतून की खेती का विस्तार किसानों के 296 हेक्टेयर खेतों तक हुआ है। साल 2013 से 2016 तक राज्य में कुल 11,574.09 किलोग्राम जैतून के तेल का उत्पादन किया गया है। गन्ने की खेती और मक्के की खेती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या कभी सोनामुखी की खेती के बारे में आपने सुना है? शायद सुना होगा। इसी की खेती कर राजस्थान के किसान काफी मुनाफा कमा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। रिवाई लॉयंस क्लब बागेश्वरी मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको की ओर से राजस्थान के नया गांव में चलाए गए प्रोग्राम के बाद यहां के किसानों ने सोनामुखी की खेती पर अच्छा मुनाफा कमाया है। इस प्रोग्राम के तहत यूएसए की टीम ने किसानों को सोनामुखी की खेती के लाभ बताए। एक बार लगा देने के बाद इस फसल के पौधों को ना तो कोई जानवर और पशु पक्षियों से नुकसान होता है और ना ही कीटों से नुकसान होता है। दलहनी पौधे होने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। सोनामुखी की खेती भारत में मुख्य रूप से होती है। देश में सोनामुखी का उत्पादन राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात में विशेष रूप से होता है। नए सीजन के लिए पानीपत सहकारी शुगर मिल में गन्ना पेराई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 26 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 2.73 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हरियाणा का पानीपत शुगर मिल करेगा। मिल में इन दिनों पोराई सत्र के लिए मशीनरी की मरम्मत और अन्य तैयारी की जा रही है। बीते सीजन में सहकारी शुगर मिल में 2.38 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा 22.62 लाख क्विंटल गन्ने की पोराई की गई थी, जबकि इससे पिछले साल 2.24 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। पिछले साल शुगर मिल अच्छे भाव में और ज्यादा चीनी बेचकर तीसरे स्थान पर पहुंचा था। शुगर मिल तक गन्ना लाने के लिए जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं। हथवाला, सनौली और बापोली सेंटर इसमें शामिल हैं। जिले में 18,132 एकड़ में गन्ना इस बार लगाया गया है। गन्ना उत्पादन लक्ष्य 54 लाख क्विंटल है। करीब 36 लाख क्विंटल गन्ना शुगर मिल को मिलेगा, जबकि बाकी किसान गुड़ बनाने या फिर अगली फसल के बीज के तौर पर रख लेते हैं। पानीपत शुगर मिल करीब 10 लाख क्विंटल गन्ना इंद्री के पास भादोसा शुगर मिल को देगा। हिमाचल में जैविक खेती की इच्छा रखने वाले किसानों को अब जैविक खेती के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए अन्य राज्यों की एजेंसियों की ओर टकटकी लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एपिडा ने करीब 4 साल के बाद प्रदेश की ग्लोबल सर्टिफिकेशन एजेंसी को जैविक उत्पाद प्रमाणित करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा ने एक अच्छी पहल की है। जी हां, अपीडा ने ग्लोबल सर्टिफिकेशन एजेंसी को जैविक उत्पाद प्रमाणित करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। वर्तमान में जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हिमाचल के किसान और बागवान अपने जैविक उत्पाद प्रमाणित करवाने के लिए अन्य राज्यों की एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। जैविक उत्पाद प्रमाणित करवाने के लिए हर साल प्रति हेक्टेयर 1,000 रुपए की फीस अदा की जा रही है। 3 साल तक तो कृषि विभाग इस
इस फीस को अदा करता है। इसके बाद किसान को हर साल ये फीस देनी होती है। लेकिन अब प्रदेश की एजेंसी को मान्यता मिलने के बाद जहां किसानों और बागवानों को फायदा होगा, वहीं कृषि विभाग का भी आर्थिक बोझ कम होगा। कृषि विभाग का कहना है कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन एजेंसी से कम फीस रखने को लेकर बात की जा रही है। धूप हो या फिर बारिश, किसान अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान। यहाँ के किसान मिर्च की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के किसानों ने मिर्ची की खेती कर अपनी आमदनी दोगुनी बढ़ा दी है। जी हां, कोटकबारी पंचायत के नयापारा गांव के किसान ने आधा एकड़ जमीन पर मिर्ची के पौधे लगाए थे। उनसे अब हर सप्ताह 40 किलो मिर्ची निकल रही है, जिसका प्रति किलो थोक मूल्य 70-80 रुपए है। पूरे सीजन में आधा एकड़ जमीन में 50-60 क्विंटल मिर्च निकल रहा है। अभी बाजार में मिर्च की कीमत 15-16 रुपए है, लेकिन इससे पहले 70-80 रुपए था। इस अनुपात से सीजन में खर्च काटकर 50-60 हजार की आमदनी हो रही है। किसानों का कहना है कि मिर्ची की खेती से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और उनकी आमदनी पहले से भी अधिक हो गई है। खबरों की रफ्तार को फिलहाल देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे दिल्ली और केरल के बाद वो कौन सा राज्य है जो बर्ड फ्लू के चपेट में आ गया है। झारखंड सरकार गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कागजों और फाइलों में उनके लिए मकान, भोजन, पेंशन, यहाँ तक कि बेटियों की शादी तक के लिए कई योजनाएं परोसी गई हैं। मगर पलामू जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस गांव में विकास कोसों दूर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दिल्ली और केरल के बाद अब हरियाणा भी बर्ड फ्लू के चपेट में आ रहा है। यहाँ के ब्लू बर्ड झील में मरे हुए बत्तखों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इससे निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने 8 टीमों का चयन किया है। हरियाणा भी बर्ड फ्लू के आतंक से बच नहीं सका। अब तक हिसार के ब्लू बर्ड झील में 12 बत्तखों की मौत बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से हुई है। इसकी पुष्टि भोपाल लैब में भेजे गए सैंपल की जांच में हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग एहतियाती कदम उठाने में जुट गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा कि ब्लू बर्ड झील और इसके आसपास के क्षेत्र में करीब 800 बत्तखों और पक्षियों को मारा जाएगा। इसके लिए 8 टीम और 220 डॉक्टरों का गठन किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। बात हो रही है सदर प्रखंड के चियाकी पंचायत के हरिजन टोला गांव की। यह गांव राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब तक नहीं ले पाया है। जिले के सदर प्रखंड गांव के ये हालात हैं, तो सुदूर इलाकों के गांव की क्या हालत होगी, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हरिजन टोली गांव की आबादी लगभग 250 घर की है। इनमें लगभग 100 घर दलितों के हैं, मगर सरकारी लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। गाँव में गिने चुने लोगों को ही सिर्फ राशन का लाभ मिलता है। अब तक गांव के एक शख्स ने इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। वृद्धा पेंशन योजना के लाभ से भी लोग महरूम हैं। गरीब परिवार की बेटियों के ब्याह के लिए सूबे में लक्ष्मी लाडली व कन्यादान योजना चलाई जा रही है, पर गांव के चंदू राम कहते हैं कि बेटी की शादी में कोई सहयोग के लिए आगे नहीं आया। लाभ के लिए कई आश्वासन मिले, पर कोई लाभ नहीं मिला है। झारखंड सरकार गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कागजों और फाइलों में उनके लिए मकान, भोजन, पेंशन, यहाँ तक कि बेटियों की शादी तक के लिए कई योजनाएं परोसी गई हैं। मगर पलामू जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस गांव में विकास कोसों दूर है। आइए जानते हैं पूरी खबर। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राजस्थान सरकार की ओर से आगामी 9 नवंबर से शुरू होने जा रहा ये सम्मेलन जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में कृषि सदाबहार हरित क्रांति की ओर, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी सीमाओं का इस्तेमाल, कृषि में पानी की दक्षता के साथ उपयोग, उन्नत कृषि के लिए मूल्य संवर्धन और विपणन का समाधान, पशुपालन के माध्यम से डेयरी और स्थायी आजीविका,
राजस्थान में कृषि पर्यटन और जमीनी स्तर पर कृषि अभिनव के लिए अवसर आदि विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी ना हो तो किसान अपना तरीका बदलेंगे ही, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ के किसान अपना तरीका बदल रहे हैं। सोचिए मत और सुनिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों ने खेती करने का तरीका बदल दिया है। इन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती का काफी मुनाफा कमाया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी ब्लॉक कराहल के 50 गांवों में से 25 गांवों में इस बार खरीफ फसल का उत्पादन किया गया। बदलते मौसम में खेती को उसी के अनुकूल बनाने के लिए 400 एकड़ में 400 किसानों को पहली बार आधुनिक पद्धति से खेती कराई। परिणाम में 4 से 5 गुना अधिक फसल उत्पादन होने से किसानों को मुनाफा हुआ है। रिज एंड फ्रो पद्धति से इस बार सोयाबीन में प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उत्पादन मिला है, जबकि सामान्य खेती करने वाले किसान प्रति एकड़ महज 1 से 2 क्विंटल तक ही उत्पादन ले सके हैं। बहुत कम उत्पादन होने से हजारों किसानों को मायूसी हाथ लगी है। जिले में रिज एंड फ्रो यानी कूड़ एवं नाली का तरीका फसल उत्पादन में कारगर साबित रहा है। अच्छा नतीजा मिलने से किसान अब रबी सीजन में भी चना व अन्य फसल उत्पादन भी इसी पद्धति से ले रहे हैं। फूल गोभी को काफी लोग पसंद करते हैं और खरीदते भी हैं, लेकिन इन दिनों बिहार के किशनगंज जिले के लोग फूल गोभी लेने से कतरा रहे हैं। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। सब्जियों में फूल गोभी लोगों के लिए एक पसंदीदा सब्जी है। इसका सेवन सेहत के लिए काफी लाभदायक है। फूल गोभी में प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फोलिक एसिड, आयरन जैसे कई लाभकारी तत्व पाए जाते हैं, जो मानव शरीर के मोटापे, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, खून की कमी और आंखों की कमजोरी जैसे कई रोगों से आपको बचाता है। लेकिन बाजारों में इन दिनों बिक रही फूल गोभी का सेवन सेहत के लिए खिलवाड़ जैसा है। बाजारों से लाई गई फूल गोभी में 1 या 2 दिन में ही कीड़े लग जाते हैं और वे जल्द ही सड़ने लगती हैं, जिससे किशनगंज जिले की आवाम बाजारों से फूल गोभी लेने से बच रही है। इससे वहां के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि कम समय में तैयार सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल करने से सब्जियां सड़ने लगती हैं। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे विश्व निमोनिया दिवस के बारे में। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए देश डायरी। असम में जहां कुछ दिन पहले पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर यहां के लोगों ने विरोध जताया था, वहीं पतंजलि फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया। ये असम राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। वैसे 10 नवंबर को परिवहन दिवस होता है और 12 नवंबर को बर्थ डे, और इन दोनों तारीखों के बीच यानी कि 11 नवंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो समर्पित है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को। देश में शिक्षा के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य है समाज में शिक्षा की उपयोगिता को दर्शाना। इस दिन को सार्थक सिद्ध करने के लिए 11 नवंबर को स्कूलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारी शिक्षा में सुधार व विकास के लिए तमाम नए कार्यक्रमों की घोषणा भी करती है। बावजूद इसके हमारे देश में आज भी ऐसे बच्चों की अच्छी खासी संख्या है जो स्कूलों का रुख नहीं करते। लेकिन सही मायने में शिक्षा दिवस मनाना तब सफल होगा जब हमारे देश में समाज के किसी भी तबके में, अमीर हो या गरीब, मजदूर हो या किसान, कहीं कोई अशिक्षित नहीं होगा। बच्चों के लिए सबसे घातक माने जाने वाले निमोनिया रोग से सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन कई बार जागरूकता के अभाव में ये अच्छा खासा सिरदर्द बन जाता है। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि वैश्विक जागरूकता प्रसारित हो और इस बीमारी से लड़ने के लिए रोकथाम व उपचार को बढ़ावा मिले। जबकि निमोनिया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली घातक बीमारियों में से एक है। हमारे देश में हर साल बच्चों की 20% मौतों की वजह निमोनिया है। भारत में सालाना 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 4.5 लाख केस निमोनिया के मिलते हैं। निमोनिया से बचाव का सीधा और आसान तरीका है बच्चों की जन्म से ही विशेष देखरेख की जाए।
जन्म के बाद बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये रोग बच्चे को जल्द ही अपनी चपेट में लेता है। इसमें स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया जो फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर सांसों को प्रभावित करता है, इसलिए अनदेखी बिल्कुल ना करें और निमोनिया से मौत ना हो, इसके लिए टीकाकरण जरूर कराएं। असम में जहां कुछ दिन पहले पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर यहां के लोगों ने विरोध जताया था, वहीं पतंजलि फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया। ये असम राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है। असम में पतंजलि फूड पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। इस फूड पार्क में विभिन्न खाद्य व हर्बल उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाएंगी और इस मौके पर असम के सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी हर्बल फसल के लिए कंपनी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। इस तरह लाखों किसान और कृषि मजदूर लाभान्वित होंगे। इससे रोजगार और तरक्की के अवसरों के साथ असम आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। वहीं प्रदेश में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का अपार भंडार है। पतंजलि के प्रवक्ताओं का कहना है कि देश भर में वे इस तरह के कई फूड पार्क की शुरुआत करेंगे। शादी विवाह के चलते फुटकर विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की लिवाली बढ़ने के कारण पिछले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के थोक किराना बाजार में काली मिर्च और जीरा कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी के थोक किराना बाजार में काली मिर्च और जीरा कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार सूत्रों का कहना है कि घरेलू और निर्यात मांग में तेजी आने के बीच स्थानीय कंपनियों और स्टॉकिस्टों की उठान बढ़ने के कारण मुख्यतः कारोबारी धारणा में तेजी आई है। निर्यातकों की भारी लिवाली से काली मिर्च की कीमत 10 रुपए की तेजी के साथ 720 से 850 रुपए प्रति किलो हो गई है। इलायची भूरी, झुंडी वाली और कांची कट की कीमतें भी 10 रुपए की तेजी के साथ सप्ताहांत में क्रमशः 980 से 1000 रुपए और 1040 से 1260 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। जीरा सामान्य और जीरा बेहतरीन क्वालिटी की कीमतें भी 200 रुपए की तेजी के साथ 18,300 से 18,500 रुपए और 21,200 से 21,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुई है। मलकानगिरी जिले में जापानी बुखार कहर बनकर टूटा है, जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जापानी बुखार को लेकर टीकाकरण का प्रशिक्षण शुरू कराया है। भुवनेश्वर के मलकानगिरी जिले में आतंक का पर्याय बन चुके जापानी बुखार को ध्यान में रखते हुए रोग प्रतिरोधक टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जिले में प्रथम पर्याय टीकाकरण का प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत टीकाकरण कार्य में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापानी बुखार के चलते 26 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 45 बच्चे मस्तिष्क संक्रमण के शिकार हुए हैं और 247 मरीजों में से 154 का सफल इलाज करने के बाद घर जाने की अनुमति मिल गई है। जबकि जापानी बुखार एक खतरनाक जीवाणु जनित रोग है। डॉक्टरों ने कहा कि मलकानगिरी जिले में 24 घंटे आपातकालीन सेवा प्रदान की जा रही है। दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। देश डायरी के नए अध्याय में फिर लौटेंगे कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।